हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जीके 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। बायोडाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ हमारा यह 5वां पार्ट है और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि रेड डेटा बुक की बात करने वाले हैं और रेड डेटा बुक से जुड़ी हुई A to Z इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आपने कहीं वर्ल्ड ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हुए कहीं पढ़ा होगा कि किसी भी वन्य प्राणी को रेड डेटा लिस्ट में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, यह रेड डेटा बुक की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन वाले वीडियो आपको मिलते रहे। ओके, रेड डेटा बुक लाल किताब में संकटापन्न प्रजातियों की सूची है। यह रेड डेटा बुक है क्या? संकटापन्न प्रजातियों की सूची यह बुक में है। वास्तव में इसमें कई प्रकार की प्रजातियों की सूचना एकत्रित है। यह निरंतर रूप से अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे शॉर्ट में हम IUCN भी कहते हैं, तो IUCN द्वारा जारी व अद्यतन की जाती है। यह रेड डेटा बुक अद्यतन यानी कि अपडेट कौन करता है? IUCN इसको अपडेट करता है। एक बार फिर से बदलो। लाल किताब में संकटापन्न प्रजातियों की सूची है। वास्तव में इसमें कई प्रकार की प्रजातियों की सूचना एकत्रित है। यह निरंतर रूप से अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी व अद्यतन की जाती है। यह संस्था स्विट्जरलैंड के जिनेवा के दक्षिण पश्चिमी भाग के मार्जस में स्थित है। IUCN का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? स्विट्जरलैंड की कैपिटल जिनेवा के दक्षिण पश्चिमी भाग के मार्जस में स्थित है और सर्वप्रथम यह लाल किताब 1966 में प्रकाशित की गई थी। रेड डेटा बुक पहली बार कब प्रकाशित की गई थी? 1966 में। चलिए अब मैं आपको 3 क्वेश्चन पूछने वाला हूं। देखो, निम्न में से कौन सी किताब संकटापन्न प्रजातियों की सूची है? रेड डेटा बुक। सही आंसर है ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का मुख्यालय किस देश में स्थित है? IUCN का हेडक्वार्टर किस देश में स्थित है? स्विट्जरलैंड देश में स्थित है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल का नाम है जिनेवा। और तीसरा क्वेश्चन, सर्वप्रथम लाल किताब कब प्रकाशित की गई थी? सबसे पहले रेड डेटा बुक कब पब्लिश की गई थी? 1966 में। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। गलत हुआ या सही? गलत हुआ। सही आंसर है 1966। ए देखो, सर्वप्रथम यह लाल किताब 1966 में प्रकाशित की गई थी, तो सही आंसर बनता है ऑप्शन डी। क्लियर? आगे बात करें तो इस पुस्तक में संकटापन्न स्तनपायी जंतुओं तथा पक्षियों के बारे में अन्य पशु व पक्षी समूहों की अपेक्षा अधिक विस्तार से विवरण दिया गया है। यह किताब में जो भी संकटग्रस्त पशु या पक्षी है इनके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है। देखो, इस पुस्तक में संकटापन्न स्तनपायी जंतुओं तथा पक्षियों के बारे में अन्य पशुओं व पक्षियों के समूह की अपेक्षा अधिक विस्तार से विवरण दिया गया है और वस्तुतः इसमें कम महत्व के संकटापन्न जीवों के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई है। इस पुस्तक में गुलाबी पृष्ठों में अत्यंत संकटापन्न प्रजातियों के बारे में सूचनाएं दी गई है। जैसे ही संकटापन्न प्रजातियों की परिस्थिति में परिवर्तन आता है तो इसके ग्राहकों यानी कि सब्सक्राइबर्स को नए पृष्ठ भेज दिए जाते हैं और समय के साथ साथ गुलाबी पृष्ठों की संख्या बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, यह हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि जो भी संकटापन्न प्रजातियां हैं वो धीरे धीरे बढ़ रही है। उनको यह गुलाबी पृष्ठ में शामिल किया जाता है। जो इंफॉर्मेशन अपडेट की जाती है वो सब्सक्राइबर्स को भेज दी जाती है। ओके, देखो, इस पुस्तक में गुलाबी पृष्ठों में अत्यंत संकटापन्न प्रजातियों के बारे में सूचनाएं दी गई है।
जैसे ही संकटापन्न प्रजातियों की परिस्थिति में परिवर्तन आता है तो इसमें सब्सक्राइबर्स को नए पृष्ठ भेज दिए जाते हैं और समय के साथ साथ गुलाबी पृष्ठों की संख्या बढ़ती जाती है। हरे पृष्ठ, क्या हरे पृष्ठ उन प्रजातियों का विवरण प्रदान करते हैं जिन्हें औपचारिक रूप से संकटापन्न घोषित किया गया था, परंतु अब वे उस स्तर पर आ गए हैं कि अब वे असुरक्षित प्रजाति नहीं है। दोस्तों, रेड डेटा बुक में एक ग्रीन कलर वाले भी पृष्ठ होते हैं, ग्रीन कलर वाले। इसमें क्या होता है, तो पहले दोस्तों कोई ऐसे प्रजाति या जीव जंतु को घोषित किया गया था जो संकटग्रस्त है, यानी कि वो विलुप्त होने के कगार पर है, लेकिन बाद में धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी तो उन्हें यह ग्रीन पृष्ठ में शामिल किया जाता है। समझ में आ गया? देखो, हरे पृष्ठ उन प्रजातियों का विवरण प्रदान करते हैं जिन्हें औपचारिक रूप से संकटापन्न घोषित किया गया था, परंतु अब वे उस स्तर पर आ गए हैं कि अब वे असुरक्षित प्रजाति नहीं है, यानी कि उनकी संख्या काफी बढ़ गई है। आंसर बताइए। लाल किताब में कौन से रंग के पृष्ठों में अत्यंत संकटापन्न प्रजातियों के बारे में सूचनाएं दी गई है? रेड डेटा बुक में दोस्तों जो पिंक रंग के पृष्ठ है इसमें अत्यंत संकटापन्न प्रजातियों के बारे में सूचनाएं दी गई है। सही आंसर है ऑप्शन सी। और रेड डेटा बुक के अनुसार विश्व भर में लगभग 20,000 प्रजातियां असुरक्षित व संकटापन्न है। उनसे भी ज्यादा चिंता का विषय यह कि लगभग 11,050 जीवों व पादपों की प्रजातियां लुप्तप्राय होने के कगार पर है तथा 80,000 प्रजातियां संकटापन्न व असुरक्षित है। तो हमारे भारत देश में पादपों की लगभग 195 प्रजातियां लुप्तता के उच्च खतरे का सामना कर रही है। बहुत ही चौंकाने वाला यह खुलासा रेड डेटा बुक में हुआ है। क्या कि यह रेड डेटा बुक के अनुसार विश्व भर में लगभग 20,000 प्रजातियां असुरक्षित व संकटापन्न है। लगभग 11,050 जीवों व पादपों की प्रजातियां लुप्तप्राय होने के कगार पर है तथा 80,000 प्रजातियां संकटापन्न व असुरक्षित है। और हमारे भारत देश की स्थिति पर नजर डाले तो हमारे भारत देश में पादपों की लगभग 195 प्रजातियां लुप्तता के उच्च खतरे का सामना कर रही है। चलिए आंसर बताइए। लाल किताब के अनुसार विश्व भर में लगभग कितनी प्रजातियां असुरक्षित व संकटापन्न है? रेड डेटा बुक के अनुसार पूरे विश्व में 20,000 जितनी प्रजातियां असुरक्षित व संकटापन्न है। सही आंसर बनता है ऑप्शन बी। एक और क्वेश्चन, रेड डेटा बुक के अनुसार भारत में पादपों की कितनी प्रजातियां लुप्तता के उच्च खतरे का सामना कर रही है? तो रेड डेटा बुक के अनुसार तकरीबन 195 पादपों की प्रजातियां लुप्तता के उच्च खतरे का सामना कर रही है। आगे प्रजातियों के वर्गीकरण को हम देखें। कैटेगराइजेशन ऑफ स्पाइसीज। अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, शॉर्ट में कहे तो IUCN, जो लाल पुस्तक को प्रकाशित करता है, रेड डेटा बुक को प्रकाशित करता है IUCN। उनके मतानुसार प्रजातियों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। दोस्तों, IUCN ने कुछ प्रजातियों को वर्गीकृत किया है, तो कौन कौन से विभाग में वर्गीकृत किया है? पहला विभाग है लुप्त प्रजातियां, दूसरा है सामान्य प्रजातियां, तीसरा दुर्लभ प्रजातियां, चौथा अत्यंत संकटापन्न प्रजातियां, पांचवा संकटापन्न प्रजातियां, छठा असुरक्षित प्रजातियां, सातवां संकटापन्न के समीप, आठवां अपर्याप्त आंकड़े और नौवां है अमूल्यांकित। एक बार फिर से देख लो। अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी कि IUCN जो रेड डेटा बुक को प्रकाशित करता है, उनके मतानुसार प्रजातियों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। किन किन विभागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? एक तो लुप्त प्रजातियां, सामान्य प्रजातियां, दुर्लभ प्रजातियां, अत्यंत संकटापन्न प्रजातियां, संकटापन्न प्रजातियां, असुरक्षित प्रजातियां, संकटापन्न के समीप, अपर्याप्त आंकड़े और अमूल्यांकित। जीव जातियों का विलोपन। चार्ल्स डार्विन के अनुसार जीव जातियों का उत्पन्न होना तथा लुप्त होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जीव जातियों के विलोपन की। कोई भी यदि जीव पृथ्वी पर विलुप्त हो जाता है
एक भी संख्या उनकी नहीं बचती, तो उनके पीछे की वजह क्या है? तो चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा? चार्ल्स डार्विन के अनुसार जीव जातियों का उत्पन्न होना तथा लुप्त होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जीव जातियों के विलोपन के लिए बहुत से कारक जिम्मेदार है। चार्ल्स डार्विन ने दोस्तों किसी भी जीव जाति के विलोपन के लिए कौन से कारक जिम्मेदार ठहराए हैं? उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज होना, महामारी का फैलना जैसा कि कोरोना महामारी। दोस्तों इसी तरह हाल ही में एक गांव में रोग आया है, गाय में बीमारी आई है जिसका नाम है लंपी। आपने भी देखा होगा हमारे गुजरात में कई सारी गायों का मौत हो गया है। तो जलवायु परिवर्तन, महामारी का फैलना, अत्यधिक आखेट करना यानी कि शिकार करना अथवा पशुओं को मारना एवं जंगलों को काटना या जलाना, यह सभी कारक यह जीव जातियों के विलोपन के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। एक बार फिर से देख लो, जलवायु परिवर्तन, महामारी का फैलना, अत्यधिक शिकार करना अथवा पशुओं को मारना एवं जंगलों को काटना या जलाना। तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि किसके मतानुसार जीव जातियों का उत्पन्न होना तथा लुप्त होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है? किसके मतानुसार जीव जातियों का उत्पन्न होना तथा लुप्त होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है? चार्ल्स डार्विन के मतानुसार। सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए एक और क्वेश्चन, जीव जातियों के विलोपन के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? जीव जातियों के विलोपन के लिए जलवायु परिवर्तन, महामारी का फैलना, अत्यधिक आखेट करना, यह तीनों कारक जिम्मेदार है। तो सही आंसर बनता है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आगे दोस्तों अब हम क्रमिक रूप से वर्गीकरण की बात करें, एनालिसिस की बात करें। IUCN में यह जो भी डेटा है उनको 9 विभाग में वर्गीकृत किया गया है। पहला है लुप्त प्रजाति। ये वे प्रजातियां हैं जो व्यापक सर्वेक्षण के पश्चात उन क्षेत्रों में नहीं पाई गई है जहां पर उनका अस्तित्व था, लुप्त हो चुकी है। दोस्तों ऐसी प्रजाति देखो, वे प्रजातियां हैं जो व्यापक सर्वेक्षण के पश्चात उन क्षेत्रों में नहीं पाई गई जहां पर उनका अस्तित्व था। प्रजाति किसी स्थानीय क्षेत्र, देश, महाद्वीप अथवा संपूर्ण विश्व से लुप्त हो सकती है। दोस्तों कोई भी प्रजाति कोई भी स्थानीय क्षेत्र से, देश से, महाद्वीप से अथवा संपूर्ण विश्व से विलुप्त हो सकती है। अन्य शब्दों में किसी प्रजाति को तब लुप्त मान लिया जाता है जब व्यापक सर्वेक्षण के पश्चात उसकी प्रजाति का एक भी जीव प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों किसी भी प्रजाति को कब लुप्त मान लिया जाता है? तो देखो, किसी प्रजाति को तब लुप्त मान लिया जाता है जब व्यापक सर्वेक्षण के पश्चात उसकी प्रजाति का एक भी जीव प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार की प्रजातियों के उदाहरण में आपको बताऊं तो एक है एशियाई चीता। क्या? एशियन चीता इमेज में आप देख सकते हैं वो लुप्त हो चुका है। गुलाबी मस्तक वाला हिरन, क्या? पिंक हेडेड डक इमेज में आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मेमथ तथा डायनासोर, डायनासोर की तो बहुत सारी फिल्में भी बनी है। तो यह सभी हमारी पृथ्वी पर से विलुप्त हो चुके हैं, उनकी एक भी जनसंख्या हमारी पृथ्वी पर नहीं बची। तो याद रखना, एशियाई चीता, गुलाबी मस्तक वाला हिरन, मेमथ तथा डायनासोर ये सभी विलुप्त हो चुके हैं। आंसर बताइए, लुप्त प्रजाति में कौन सा वन्यजीव शामिल नहीं है? लुप्त प्रजाति में कौन सा वन्यजीव शामिल नहीं है, मतलब वो अभी पृथ्वी पर है? डायनासोर नहीं, एशियाई चीता एक भी नहीं बचा, गुलाबी मस्तक वाला हिरन भी नहीं बचा, लेकिन अभी हिमालय में आपको लाल पांडा देखने को मिलेगा, तो यह पृथ्वी पर बचा है। तो लुप्त प्रजाति में लाल पांडा शामिल नहीं है। सही आंसर बनता है ऑप्शन डी। आगे दूसरा वर्गीकरण, सामान्य प्रजातियां। इन प्रजातियों की जनसंख्या का स्तर उनके जिंदा रहने के लिए सामान्य समझा जाता है। इनमें शामिल है मवेशी, बकरियां, भेड़े, कुतरा जाने वाला नीम यानी कि रोडेंट नीम, आम, बबूल, पीपल, बरगद, टीक, चीड़ यानी कि पाइन आदि सामान्य प्रजाति में शामिल है, यानी कि पृथ्वी पर वर्तमान समय में भी है। इन प्रजातियों की जनसंख्या का स्तर उनके जिंदा रहने के लिए सामान्य समझा जाता है, यानी कि उनकी संख्या कम नहीं होती। इनमें शामिल कौन कौन है? तो मवेशी, बकरियां, भेड़े, कुतरा जाने वाला नीम,
आम, बबूल, पीपल, बरगद, टीक, चीड़। ओके, आंसर बताइए। वे प्रजातियां जो व्यापक सर्वेक्षण के पश्चात उन क्षेत्रों में नहीं पाई गई हो जहां पर उनका अस्तित्व था, तो इसे किस कैटेगरी में हम रख सकते हैं? बताइए कि वे प्रजातियां जो व्यापक सर्वेक्षण के पश्चात उन क्षेत्रों में नहीं पाई गई जहां पर उनका अस्तित्व था, तो उसे कहा जाता है लुप्त प्रजाति। सही आंसर दिया, वेल डन। आगे दोस्तों वर्गीकरण में दुर्लभ प्रजातियों की बात करें। रेयर स्पाइसीज, दुर्लभ प्रजातियां वे हैं जिनकी जनसंख्या कम है तथा सीमित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दुर्लभ प्रजातियां समय के साथ असुरक्षित हो सकती है, असुरक्षित बन सकती है तथा अंततः संकटापन्न बन सकती है। इन प्रजातियों को संरक्षण कार्यक्रम के दौरान विशेष सुरक्षा व देखभाल की आवश्यकता होती है। इसे कहा जाता है दुर्लभ प्रजातियां, यानी कि उनकी जनसंख्या काफी कम बची हो, उन्हें सुरक्षित करने के लिए कोई कानून बनाया जाए, वहां तक हम आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो, दुर्लभ प्रजातियां वे हैं जिनकी जनसंख्या कम है तथा सीमित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दुर्लभ प्रजातियां समय के साथ असुरक्षित बन सकती है तथा अंततः संकटापन्न बन सकती है। इन प्रजातियों को संरक्षण कार्यक्रम के दौरान विशेष सुरक्षा व देखभाल की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल के तौर पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दुर्लभ प्रजाति में शामिल हो चुका है। आगे बात करें अत्यंत संकटापन्न, यानी कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पाइसीज। किसी प्रजाति को अति संकटापन्न का दर्जा तब दिया जाता है जब उपलब्ध उत्तम प्रमाण निम्नानुसार हो। कौन कौन से प्रमाण दिए गए हैं? जनसंख्या में कमी, लेकिन जनसंख्या में कमी तो हो रही है, लेकिन याद रखना 10 वर्षों में 90% से अधिक जनसंख्या में कमी आई हो। दूसरा एक मापदंड है जनसंख्या का आकार, 50 से कम प्रौढ़ संख्या। तीसरा मापदंड विगत 10 वर्षों में लुप्त होने की प्राथमिकता, 50% को दर्शाता संख्यात्मक विश्लेषण। एक बार फिर से देख लो, यहां आया दुर्लभ प्रजातियां। तो दुर्लभ प्रजातियां वे हैं जिनकी जनसंख्या कम है तथा सीमित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दुर्लभ प्रजातियां समय के साथ असुरक्षित बन सकती है तथा अंततः संकटापन्न बन सकती है। इन प्रजातियों को संरक्षण कार्यक्रम के दौरान विशेष सुरक्षा व देखभाल की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था। अत्यंत संकटापन्न, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पाइसीज। किसी प्रजाति को अति संकटापन्न का दर्जा तब दिया जाता है जब उपलब्ध उत्तम प्रमाण निम्नानुसार हो। तो 3 दोस्तों मापदंड दिए गए हैं। एक तो जनसंख्या में कमी, लेकिन कमी किस तरह कि विगत 10 वर्षों में 90% से अधिक जनसंख्या कम हो गई हो। जनसंख्या का आकार, 50 से कम प्रौढ़ संख्या ही बची हो। विगत 10 वर्षों में लुप्त होने की प्राथमिकता, 50% को दर्शाता संख्यात्मक विश्लेषण। आंसर बताइए। जिनकी जनसंख्या कम है तथा सीमित क्षेत्रों में पाए जाते हैं वे हैं, जिनकी जनसंख्या कम है तथा सीमित क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसे किस कैटेगरी में हम रख सकते हैं? तो इसे कह सकते हैं हम दुर्लभ प्रजातियां। सही आंसर है ऑप्शन ए। देखो यहां पर जिनकी जनसंख्या कम है तथा सीमित क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसे कहा जाता है दुर्लभ प्रजातियां। ओके, आगे दोस्तों बात करें संकटापन्न प्रजाति की, एंडेंजर्ड स्पाइसीज की। एक प्रजाति को असुरक्षित माना जाता है जब उपलब्ध उत्तम प्रमाण किसी एक मापदंड को दर्शाते हैं। यहाँ कुछ क्राइटेरिया तय किया गया है और क्राइटेरिया के अनुसार ही किसी भी प्रजाति को संकटापन्न घोषित किया जा सकता है। क्राइटेरिया क्या है? एक तो जनसंख्या के आकार में कमी होना। किस तरह कमी होना कि पिछले 120 वर्षों में 70% की कमी होना। दूसरा मापदंड है जनसंख्या का अनुमानित आकार 250 से कम प्रौढ़ों का होना। और तीसरा मापदंड विगत 20 वर्षों में जंगल में लुप्त होने की संभावना 20% होने को प्रदर्शित करता संख्यात्मक विश्लेषण। इसे दोस्तों इनमें से किसी एक क्राइटेरिया को भी पूर्ण करता है तो इसे कहा जाता है संकटापन्न प्रजाति। एक बार फिर से देख लो कि एक प्रजाति को असुरक्षित माना जाता है जब उपलब्ध उत्तम प्रमाण किसी एक मापदंड को दर्शाते हैं।
क्राइटेरिया, एक तो जनसंख्या के आकार में कमी, पिछले 120 वर्षों में 70% की कमी। दूसरा क्या क्राइटेरिया है कि जनसंख्या का अनुमानित आकार 250 से कम प्रौढ़ों का होना। तीसरा क्राइटेरिया, विगत 20 वर्षों में जंगल में लुप्त होने की संभावना 20% होने को प्रदर्शित करता संख्यात्मक विश्लेषण। आगे असुरक्षित प्रजातियों की बात करें, यानी कि वल्नरेबल स्पाइसीज। किसी प्रजाति को असुरक्षित माना जाता है जब यह असुरक्षित यानी कि वल्नरेबल होने के किसी एक मापदंड को निर्दिष्ट करता है। तो दोस्तों, किसी भी प्रजाति को असुरक्षित घोषित कब किया जाता है? तो निम्न यहाँ कुछ क्राइटेरिया तय किए गए हैं। देखो, एक तो जनसंख्या में कमी। कैसे? तो कि पिछले 10 वर्षों में 50% से अधिक कम होना। दूसरा क्राइटेरिया, प्रौढ़ों की अनुमानित जनसंख्या 10,000 से कम होना। और तीसरा क्राइटेरिया है विगत 100 वर्षों में जंगल में लुप्त होने की संभावना कम से कम 10% होना। यह तीनों क्राइटेरिया में से किसी एक क्राइटेरिया की पूर्ति भी की जाती है तो इसे असुरक्षित प्रजाति में शामिल किया जाता है। एक बार फिर से देख लो, किसी प्रजाति को असुरक्षित माना जाता है जब यह असुरक्षित होने के किसी एक मापदंड को निर्दिष्ट करता है। जनसंख्या में कमी। कैसे? तो कि पिछले 10 वर्षों में 50% से अधिक कम होना। प्रौढ़ों की अनुमानित जनसंख्या 10,000 से कम होना। और तीसरा क्राइटेरिया, विगत 100 वर्षों में जंगल में लुप्त होने की संभावना कम से कम 10% होना। आंसर बताइए। जिस प्रजाति की जनसंख्या में पिछले 10 वर्षों में 50% से अधिक कमी आई हो तो उसे कहा जाता है। सही आंसर है दोस्तों असुरक्षित प्रजाति। यहां पर मैंने आपको बताया क्राइटेरिया, पिछले 10 वर्षों में 50% से अधिक संख्या कम होना, इसे कहा जाता है असुरक्षित प्रजाति। आगे दोस्तों, संकटमय प्रजाति की बात करें तो एक प्रजाति संकटापन्न के समीप है जब इसे मापदंड के लिए मूल्यांकित किया गया हो परंतु अब तक अत्यंत संकटापन्न या असुरक्षित के लिए अर्ह न हो परंतु भविष्य में संकटापन्न श्रेणी हेतु अर्हता प्राप्त कर ले हो, इसे हम संकटमय प्रजाति कह सकते हैं। क्राइटेरिया क्या है कि एक प्रजाति संकटापन्न के समीप है जब इसे मापदंड के लिए मूल्यांकित किया गया हो परंतु अब तक अत्यंत संकटापन्न या असुरक्षित के लिए अर्ह न हो परंतु भविष्य में संकटापन्न श्रेणी हेतु अर्हता प्राप्त कर ली हो। आगे अल्पतम चिंता की बात करें, अल्पतम चिंता वाली प्रजाति कौन कौन सी हो सकती है, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है? देखो, जब कोई प्रजाति अत्यंत असुरक्षित तथा संकटापन्न की श्रेणी में नहीं आती है तो इसे अल्पतम चिंता वाली प्रजाति कहा जाता है। व्यापक रूप से वह अधिकता में पाए जाने वाली प्रजातियां इस श्रेणी में आती है, यानी कि उनकी बहुत सारी जनसंख्या हमारी पृथ्वी पर मौजूद है, इसे हम अल्पतम चिंता वाली प्रजातियां कह सकते हैं। क्या? जब तक कोई प्रजाति अत्यंत असुरक्षित तथा संकटापन्न की श्रेणी में नहीं आती है तो इसे अल्पतम चिंता वाली प्रजाति कहा जाता है। व्यापक रूप से वह अधिकता में पाए जाने वाले प्रजातियां इस श्रेणी में आती है। आंसर बताइए। जब कोई प्रजाति अत्यंत असुरक्षित तथा संकटापन्न की श्रेणी में नहीं आती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अल्पतम चिंता वाली प्रजाति। क्या? अल्पतम चिंता वाली प्रजाति, जैसा कि मैंने आपको बताया। आगे अपर्याप्त आंकड़े की बात करें, जब किसी प्रजाति के वितरण अथवा जनसंख्या परिस्थिति के बारे में लुप्त होने के खतरों से संबंध प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अनुमान संबंधी आंकड़े अपर्याप्त या अपूर्ण हो तो उसे आंकड़ों की अपर्याप्तता कहा जाता है। इस प्रकार अपूर्ण आंकड़े युक्त प्रजातियां संकटापन्न वर्ग नहीं है। अपूर्ण आंकड़े युक्त प्रजाति या संकटापन्न वर्ग में शामिल नहीं है। फिर से देखो, अपर्याप्त आंकड़े, जब किसी प्रजाति के वितरण अथवा जनसंख्या परिस्थिति के बारे में लुप्त होने के खतरों से संबंध प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अनुमान संबंधी आंकड़े अपर्याप्त अथवा अपूर्ण हो तो उसे आंकड़ों की अपर्याप्तता कहा जाता है। इस प्रकार अपूर्ण आंकड़े युक्त प्रजातियां संकटापन्न वर्ग में शामिल नहीं है। लास्ट में अमूल्यांकित यानी कि नॉन इवेल्युएटेड की बात करें
तो एक प्रजाति को मूल्यांकित नहीं किया जाता जब इसे अभी तक प्रदत्त मापदंड के अंतर्गत नहीं रखा गया हो। इसे कह सकते हैं अमूल्यांकित प्रजाति। एक प्रजाति को मूल्यांकित नहीं किया जाता जब इसे अभी तक प्रदत्त मापदंड के अंतर्गत नहीं रखा गया हो। ओके, यहाँ हमने रेड डेटा बुक के बारे में डिटेल में पढ़ा। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।